नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे शेर शाह का शासन प्रबंध, शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन भाग 2 यानी भाग 1 आपने पहले के लेक्चर सीरीज में आप देख चुके हैं और ये है भाग 2 और फाइनल है शेर शाह के शासन प्रबंध का। तो आपने पहले देखा, पहले के लेक्चर में आपने देखा प्रशासन, शेर शाह का प्रशासन भाग 1 में केंद्रीय शासन, सरकार का शासन, परगना का प्रशासन, इसके अलावा भूमि प्रबंध, सैनिक व्यवस्था। आज देखेंगे पुलिस प्रबंध और आगे बढ़ने पर आप बाकी देखेंगे। ओके, तो फिर से मैं बता दूं, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास मुगल काल का टॉपिक है शेर शाह सूरी। तो आप शेर शाह सूरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। बस यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात तो आपको मालूम है कि शेर शाह का शासन प्रबंध जो है इतना उत्तम है कि उसे आगे चल के अकबर ने और अंग्रेजों ने भी उसको फॉलो किया। तो पुलिस प्रबंध, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, शेर शाह ने पुलिस व्यवस्था में भी सुधार लाया। पुलिस व्यवस्था के फलस्वरूप शेर शाह के साम्राज्य में यात्रा करना निरापद और निष्कंटक था, यानी कि कोई भी व्यक्ति निसंदेह कहीं भी आ जा सकता था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जनता के कार्यों में पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप को बंद कर दिया गया था। स्थानीय अपराधियों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाकर शेर शाह ने पुलिस संगठन में नया जीवन ला दिया। उसने चोरी, डकैती, लूट, हत्या आदि अपराधों का पता लगाने एवं अपराधियों को दंड देने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया। और ये काम जो किया उसने बहुत ही उत्तम किया। यदि कोई अधिकारी अपराध पता लगाने में असफल हो जाते थे तो उन्हें सरकार द्वारा सजा दी जाती थी। दूसरी ओर यदि अपराध करके कोई अधिकारी या बच जाता या ये कहें किसी अपराध में अधिकारी का हाथ होता था तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। गांव, परगना, सरकार के अधिकारी कठोर दंड पाने की आशंका से अपराधों की रोकथाम करने में अधिक सक्रिय रहते थे। यही कारण था कि शेर शाह के शासन काल में चोर एवं डाकू का भय नहीं था। पुलिस व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य में सर्वत्र शांति और सुरक्षा की भावना व्याप्त थी। ओके, तो आपने देखा किस तरह से पुलिस व्यवस्था जो है कितनी तगड़ी और मजबूत है। कोई भी अपराधी अपराध करने से डरता था या ये कि कोई अधिकारी अपराधी को संरक्षण देने से डरते थे। अब हम आगे देखते हैं न्याय प्रबंध। न्याय प्रबंध मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो किसी भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक जो होता है, उस न्याय प्रबंध का खुद वो मुखिया होता है, लेकिन फिर भी वो सरकारों में, परगना में न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे शेर शाह स्वयं न्यायप्रिय शासक था। धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठा, वंश को न्याय के मामले में कोई महत्व नहीं देता था, यानी कि उसके नज़र में न्याय के सामने सभी एक समान थे। न्याय के मामले में शेर शाह तनिक भी सुविधा अपराधियों को देना नहीं चाहता था। अपराध की छानबीन पूरी तरह की जाती थी, अन्याय को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। शेर शाह स्वयं प्रत्येक बुधवार को खुली अदालत में मुकदमे का फैसला करता था। उसने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में न्यायालयों की स्थापना की थी। न्याय विभाग के शीर्ष स्थान पर स्वयं सम्राट था, जो सभी मामलों में सर्वेसर्वा था। यानी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि न्याय विभाग के प्रधान जो होता था वो राजा ही होता था। फिर भी अनेक प्रांतों में, सरकारों में, परगनों में, गाँवों में अलग अलग अधिकारी जो थे न्याय विभाग के प्रमुख होते थे।
फौजदारी के नियम बहुत कठोर थे। फौजदारी आप समझते हैं ना, न्याय व्यवस्था दो तरह की होती है, एक दीवानी एक फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है कर वगैरह से संबंधित, राजस्व से संबंधित, और फौजदारी का क्रिमिनल रूल्स के नियम, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज जुडिशियरी। तो क्रिमिनलों के खिलाफ या फौजदारी के नियम बहुत कठोर थे। किसी भी अपराध के साथ दया नहीं की जाती थी अपराधी के साथ। शेर शाह ने अपने पुत्र आदिल शाह को एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण उसे कठोर दंड दिया था। चोरी डकैती करने वालों को प्राण दंड की सजा मिलती थी। शेष अपराधों के लिए कठोर दंड के भी प्रावधान थे। ओके, तो ये रहा आपका न्याय प्रबंध, किसका? शेर शाह सूरी का। अब हम आगे बढ़ते हैं गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग जो था निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के लिए गुप्तचर विभाग जो है आंख और कान के समान होता है। शेर शाह ने विभाग को संगठित कर उसका जाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैला दिया था। गुप्तचर विभाग के विभिन्न भागों की छोटी बड़ी घटनाओं की सूचना प्रतिदिन सम्राट के पास भेजते थे। प्रांतीय सैनिक अथवा जागीरदारों के विद्रोह की सूचना उसे गुप्तचर के माध्यम से पहले ही मिल जाती थी। यानी कि कोई अगर कहीं सरकार में, परगना में, गांव में किसी तरह के कोई परेशानी हुई या कोई विद्रोह हुआ तो इसकी सूचना गुप्तचर विभाग पहले ही दे देता था। शेर शाह गुर्जरों के माध्यम से शत्रु पक्ष की शक्ति का पता लगा लेता था। वस्तुतः यहाँ शेर शाह ने गुप्तचरों के माध्यम से, गुर्जरों, ये फिर ये टाइपिंग मिस्टेक आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसका। गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु पक्ष की शक्ति की जानकारी वो पहले ही लगा लेता था। वस्तुतः विभाग की सक्रियता के फलस्वरूप शेर शाह ने सुव्यवस्थित शासन की स्थापना में सफलता प्राप्त की थी। ओके, अब हम देखते हैं मुद्रा व्यवस्था, करेंसी रिफॉर्म्स। भारतीय मुद्रा के इतिहास में शेर शाह के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए वो एक प्रकार के परीक्षण का काल था। शेर शाह के पूर्वगामी शासकों के समय भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था। यानी भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा की कीमत जो थी वो घट चुकी थी। शेर शाह ने सरी गली मुद्रा प्रणाली के स्थान पर सोना, चांदी और तांबा के अनुपात में एक नई मुद्रा प्रणाली आरंभ की। मिश्रित धातु के स्थान पर शेर शाह ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचार किया। सिक्कों के तौल एवं आकार को निर्धारित कर दिया। चांदी का सिक्का 180 ग्रेन, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी था। प्रत्येक सिक्का पर अरबी अथवा नागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। कुछ सिक्कों पर खलीफाओं के नाम भी रहते थे। शेर शाह ने साम्राज्य के अनेक भागों में टकसाल की भी स्थापना कराई थी। टकसाल पर कड़ा नियंत्रण रहता। शेर शाह ने मुद्रा में सुधार लाकर भारतीय वाणिज्य और व्यवसाय को एक नवीनतम आयाम प्रदान किया था, आकार प्रदान किया था, ये भी कह सकते हैं नवजीवन प्रदान किया था। अब हम देखते हैं पुलिस प्रबंध हो गया, गुप्तचर व्यवस्था आपने देख लिया शेर शाह का, मुद्रा व्यवस्था देख लिया। अब हम देखेंगे लोक कल्याणकारी कार्य, यानी लोगों के लिए उसने क्या क्या किया। तो मैं आपको मोटे तौर पे बता रही हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ है। उसने बहुत सारे, सबसे पहले तो पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछाया, फिर जगह जगह सराय का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, जिससे उसका साम्राज्य विस्तार में या राज्य में शांति व्यवस्था कायम होने में इन लोक कल्याणकारी कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सबसे पहले हम ये कहेंगे उसने साम्राज्य की सुरक्षा, व्यापार की उन्नति तथा प्रजा के हित को ध्यान में रखकर उसने कम समय में ही कई किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण कराया। सड़कों का निर्माण कर उसने अपने साम्राज्य के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ दिया। सबसे पहले शेर शाह द्वारा निर्मित 4 विशेष सड़कें जो थी उल्लेखनीय है। सबसे लंबी सड़क सोनार गांव से लेकर लाहौर तक जाती थी। इस सड़क को आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसकी लंबाई 1500 कोस थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर के लिए
बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर एवं चित्तौड़ तक और चौथी मुल्तान से लाहौर तक जाती थी। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों तरफ सराय निर्माण करवाए, जगह जगह कुएं बनवाए। यहाँ तक कि प्रत्येक सराय में हिंदू और मुसलमानों के विश्राम एवं भोजन एवं सुख सुविधाएं के लिए अलग अलग प्रबंध थे। प्रत्येक समय सराय में कुआं और एक मस्जिद का प्रबंध था। व्यापारी एवं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान रखा जाता था। व्यापार और यात्रियों के जान माल की रक्षा प्रत्येक गांव के मुकद्दम के रखते थे। यदि कभी, मैं एक बात बताती हूँ कि कैसे उनकी जान माल की रक्षा की जाती थी। यदि किसी कारणवश कोई व्यापारी व्यापार करने गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई या कोई बीमार पड़ गया, तो उसके जो भी संपत्ति होती थी उस गांव के मुकद्दम के पास सुरक्षित रहती थी और फिर उसे उसी के एड्रेस पर पहुंचा दिया जाता था। यानी कि किसी तरह की धोखेबाजी या विश्वासघात नहीं किया जाता था, या कोई ऐसे चोर उचक्के नहीं थे जो उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचा सके। बाजार में दुकानदारों को आदेश दिया गया था कि वे तौल में कमी न करें। यदि कोई तौल में कमी करता तो उतने ही कीमत के वेट के मांस उसके शरीर से काट लिए जाते थे। वस्तुएं निर्धारित मूल्यों पर ही बिकती थी। सरकारी अधिकारी भी उचित मूल्य पर ही बाजार से कोई सामान खरीदते थे। शेरशाह मुक्त व्यापार नीति का पृष्ठपोषक था। व्यापारी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते थे। पूरे राज्य में केवल 2 स्थानों पर ही चुंगी वसूल की जाती थी, एक जहां बिकता था और एक जहां वो चुंगी स्थल होता था, एंट्री स्थल होता था। शेरशाह ने अनेक मकतब मदरसों की स्थापना की थी। मकतब जो होता है, मदरसा तो आप समझते हैं, मदरसा में पढ़ाई भी होता है, पूजा पाठ के लिए लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मकतब होता है जहाँ प्राथमिक पढ़ाई होती है। अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं के जीविकोपार्जन के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। शेरशाह का लोक कल्याणकारी कार्य भारतवर्ष के लिए नया नहीं था। शेरशाह ने कल्याणकारी कार्य को नवजीवन प्रदान किया, भारतीय इतिहास की पुरानी परंपरा को दोहराया था। नवजीवन प्रदान करके भारतीय इतिहास की पुरानी परंपरा को दोहराया। ओके, अब हम देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा डाक व्यवस्था, यानी डाक व्यवस्था या कहे लोक कल्याणकारी कार्य। डाक व्यवस्था अभी पढ़ना है। लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य मतलब आप इतना लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोक कल्याणकारी कार्य में क्या क्या होगा कि साम्राज्य की सुरक्षित रखने के लिए शेरशाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए। सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क महत्वपूर्ण है। सड़क के दोनों तरफ सरायों का निर्माण कराया, वृक्ष लगवाए, सरायों में मंदिर और मस्जिद की व्यवस्था की गई, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। कोई भी व्यापारी आसानी से कहीं भी निफिक्र होकर, निर्भय होकर आ जा सकता था। ये सब थे उनके लोक कल्याणकारी कार्य। यहाँ तक कि सड़क के दोनों तरफ वृक्ष और पेड़ लगवाए गए। अब हम देखते हैं डाक व्यवस्था। जब आपको ये पता है कि हर जगह सराय मतलब होता है होटल, सरायों का निर्माण किया गया था, तो डाक चौकी की व्यवस्था भी वहीं से की जाती थी। सराय डाक चौकी का भी काम करते थे। प्रत्येक सराय में डाक ले जाने वाले हरकारे मौजूद रहते थे। जो डाक ले जाते और ले आते थे उनको क्या कहा जाता था? हरकारे। डाक ले जाने, हरकारे शब्द जो है ना, एक जापानी शब्द है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। डाक ले जाने के लिए प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों का प्रबंध रहता था। संवाद वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देते थे। इस प्रकार सुल्तान को साम्राज्य के प्रत्येक भाग में सूचना प्राप्त हो जाती थी। सराय साम्राज्य के प्रत्येक भाग को एक दूसरे से मिलाने के कड़ी का काम करता था। ओके, अब देखते हैं इमारतों का निर्माण। अब शेरशाह ने अपने जीवन काल में बहुत स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। शेरशाह द्वारा निर्मित भवन उसके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की एवं परिष्कृत रुचि का ही परिचायक है। सबसे पहले सासाराम का मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। सासाराम कहाँ है? बिहार में। बिहार में सासाराम का जो मकबरा है, तो सासाराम जगह पर झील के बीचों बीच उसका मकबरा बनवाया गया है।
हिंदू और सासाराम का मकबरा हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का संगम स्थल था। योजना और सुंदरता में अद्वितीय सासाराम के मकबरे को कनिंघम ने दूसरी ताज की संज्ञा दी है। शेर शाह ने रोहतास के किले का निर्माण किया था। सुरक्षा और सुदृढ़ता की दृष्टि से रोहतास का दुर्ग स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना था। दिल्ली में उसने पुराना किला भी बनवाया। कनौज के पुराने नगर को नष्ट किया। उसने कनौज के पुराने नगर को नष्ट कर शेरसूर नामक नए नगर का निर्माण किया था। अतः निर्माता के रूप में शेर शाह की उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर आपको ये बात समझ में आ गई कि शेर शाह ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए। ये सारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आगे की चीज थी, यानी शेर शाह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये सब लागू किया। खैर वो कुछ कमियां भी थी, लेकिन थोड़े दिन और वो गद्दी पर बैठ जाता शेर शाह तो उन जो उसके प्रशासन में जो कमी थी वो उसको भी वो दूर कर लेता। लेकिन वो बहुत जल्द ही यानी 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शेर शाह के प्रशासन में आधुनिकता थी। वह आधुनिक शासक था। उसकी प्रशासनिक सुधार उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। शेर शाह का भूमि प्रबंध, कृषकों के हित की रक्षा, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, अधिकारियों का स्थानांतरण, अपराधियों को दंड देना, स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय प्रश्नों को हल करने की जिम्मेवारी देना, गुप्तचर और डाक व्यवस्था आदि आधुनिक शासन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत थे। आधुनिक शासन प्रणाली के बहुत से तत्व और सिद्धांत शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था में मौजूद हैं। यही कारण है कि उसकी शासन प्रणाली को आधुनिक प्रशासन की आधारशिला कहा गया है। ओके, तो आपने देखा शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था भाग 2। भाग 1 पहले अपलोड हो चुका है। तो जब भी आप अगर क्वेश्चन देखें, मैं एक बात और बताऊं, विद्यार्थी पूछते हैं कि मैम ये तो टॉपिक है शेर शाह का प्रशासनिक व्यवस्था, इसका क्वेश्चन क्या होगा जो एग्जाम में आएगा। देखिए, टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो ये 2 भाग जो है, दोनों भाग को आपको एक साथ लिखना है। भले इसमें जो भी टॉपिक है, टॉपिक के को समझ के थोड़ा कम कर देना है। हम पूरा कम नहीं कर पाए क्योंकि हमने पूरा ये कोशिश किया है कि आप अच्छे से डीपली जाके अच्छे से पढ़ लें, ताकि नेट वगैरह के भी यदि तैयारी करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ओके, तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे न्यू वीडियो आते रहेंगे और आप को इसके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए चैनल पर बने रहे, साथ देते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।